चलिए, लास्ट टाइम हम लोग ने डेरिवेटिव देखे। डेरिवेटिव अब हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का पूरा ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? जैसे कि आपको याद होगा, डेरिवेटिव में हम छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। अगर मान लो कि आप एक बड़ी जर्नी में हैं, बड़ी जर्नी में अगर आप ए टू बी अगर कोई आप वेलोसिटी निकालते हो तो आप कहते हैं कि आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो। मगर किसी एक जगह की आप वेलोसिटी निकाल रहे हो तो आप क्या कहते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। अगेन मैं आपको बता दूं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt। मुझे बताओ dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। क्या होता है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। dt का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन टाइम। तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम आपको क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। यानी यहां पर आप छोटे छोटे चेंजेस को आप कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। छोटे छोटे चेंजेस को आप कैलकुलेट कर रहे थे। अब इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन वर्ड बना है इंटीग्रेट होने से। इंटीग्रेट एक जगह जमा हो जाना, बड़ी क्वांटिटी में बन जाना। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है एडिशन, या फिर एक छोटी सी चीज को बड़ा करके बताओ कि ये कितना होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये एक रॉड है और इस रॉड का शेप ऐसा है। इमेजिन कर लो, इस रॉड का शेप ऐसा है। मतलब जब एक एक सेंटीमीटर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक सेंटीमीटर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका मास बढ़ता चला जा रहा है, इसका साइज बढ़ते चले जा रहा है। समझ में आ रही है ना पॉइंट ये? तो अब आपको बोला गया कि भैया हमें ये बताओ कि पूरे रॉड का मास क्या होगा, पूरे रॉड का मास क्या होगा। तो हमें ये बताया जाएगा कि इस छोटे से हिस्से में कितना मास है। हमें ये बताया जाएगा एक छोटे से टुकड़े में कितना मास है, ये बताया जाएगा। साथ ही साथ हमें ये बताया जाएगा कि जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो मास किस तरह से बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा मतलब जब मैं एक एक सेंटीमीटर आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है मास डबल होते जा रहा हो। जब मैं एक एक सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा हूं तो हो सकता है मास ट्रिपल होते जा रहा हो। तो मास को शायद इस तरह से या फिर इस तरह से बता रहा होगा, या फिर इस तरह से कुछ बताएगा कि मास किस तरह से बढ़ रहा है, ये बताता जाएगा। तो क्या क्या बताएगा वो आपको? एक छोटे से टुकड़े का मास, और ये भी बताएगा कि ये मास आगे जाके कैसे बढ़ेगा। फिर आपको स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करना है इंटीग्रेशन का, है ना। और उसको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके आप सभी टुकड़ों को ऐड करके पता लगा लोगे कि पूरी बॉडी का मास कितना है ना। अगेन जैसे मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है ये आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर है, 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। तो एकदम से दिमाग में बैठ जाना वो नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा इसके साथ। चलो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया सर, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है। ओके ठीक है। ये क्या है नंबर? ये क्या है? 3। अरे हाँ लिटरली बोलो, आसान। क्या है ये? 3। ये क्या है? 2। ये क्या है? 6। 3 ये 2। अब अगर अलग अलग देखूंगा तो ये 3 है, ये 2 है। और अगर मैं एक साथ देखूंगा तो ये क्या है? 6 है। नहीं सर, ये तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है किसके बराबर? 6 के बराबर है ना। तो जहां 6 है उसके जगह क्या मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं? दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब ये 6 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसा है? सेम है। अच्छा ठीक है, अब इसी टॉपिक पे वापस आओ। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। ये है स्मॉल चेंज इन टाइम। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं v इंटू डी टी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? dt को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, v इंटू डी टी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, dx क्या है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। फिर से बताओ क्या है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। v क्या है?
वेलोसिटी। ये क्या है? चेंज इन टाइम। फिर से पूछता हूँ, स्मॉल चेंज इन पोजीशन यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम। ये क्या है? जैसे ये क्या है? 3, ये क्या है? ये क्या है? 6 है ना? अरे हाँ या ना? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फिर ये क्या हुआ? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। मतलब ये क्या है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। तो v मल्टीप्लाई बाय dt क्या होगा? स्मॉल चेंज इन पोजीशन। समझ में आ रहा ना? अगर ये 3 और 2 अलग अलग देखोगे तो 3 और 2 है, मगर एक साथ मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है? 6 है। वैसे ही ये अलग अलग देखोगे तो ये वेलोसिटी है, ये स्मॉल चेंज इन टाइम, मगर एक साथ देखोगे तो पता चलेगा ये असल में स्मॉल चेंज इन पोजीशन है ना? अब यहां पर ये बताएगा कि हमारी गाड़ी जो है चल रही है उसकी वेलोसिटी किस तरह से है। वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वेलोसिटी कम हो रही है ना? ये बताएगा एक इक्वेशन के अंदर। मतलब यहां पर वेलोसिटी आपकी मौजूद होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? आप बेटा नए हैं, फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब होता है कि इसकी इक्वेशन रहेगी टी में, वो टी के साथ साथ चेंज होगी। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी रहेगी बेटा फंक्शन ऑफ टाइम। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये एफ ऑफ टी का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई इक्वेशन होगी, है ना? टी स्क्वायर 3t², जो अपन इतने सारे इक्वेशन देखते हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन होगा यहाँ पर। तो एफ ऑफ टी इंटू डी टी इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी। अच्छा बोले आगे क्या? मैं फिर से बोलूंगा, फिर से नजर डालो, आप वो कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे ये v है और ये एफ ऑफ टी है ना? तो ये वेलोसिटी जो होगा फंक्शन ऑफ टाइम के बराबर है। अगेन मैं यहाँ पूछूंगा कि ये पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सर फंक्शन ऑफ टाइम है। मतलब क्या है? आप बोलेंगे वेलोसिटी है। अच्छा, फिर ये दोनों मिलाकर पूछूंगा मैं, ये क्या है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन है। तो ये इक्वेशन मुझे ये बताएगा कि एक छोटे से टाइम के अंदर जब बदलाव आएगा, 1-1 सेकंड का बदलाव जब आएगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं कितना आगे सरकूंगा। ये मुझे स्मॉल चेंज इन पोजीशन के बारे में नॉलेज देगा। मगर ये चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, जमा करते हैं, एक छोटी सी वैल्यू को के जरिए एक बड़ी सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे करना क्या है? इसे इंटीग्रेट करना है, यानी इसके आने वाले छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जो होंगे उन सब को ऐड करके ये बताना है कि बड़ा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इतने से इतने सेकंड के अंदर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप सांप के जैसा, है ना, इसका नाम है इंटीग्रेशन। इस सिंबल को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन। ये सिंबल को कहा जाता है, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। तो अब हम करने क्या वाले हैं? यहां पर dx को इंटीग्रेट करने वाले हैं, यानी dx को क्या करने वाले हैं? बढ़ाने वाले। बात समझ में आ रही क्या? तो dx को बढ़ाना है, तो बोले dx को कैसे बढ़ाएंगे? तो बोले एफ ऑफ टी और डी टी को बढ़ा दो, उससे जो आंसर निकलेगा वो असल में किसका आंसर रहेगा? dx का ही आंसर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का ही आंसर रहेगा। पहले तो वर्ड इंटीग्रेशन का मतलब समझो क्या होता है। एक छोटी सी चीज के जरिए आप एक बड़ी सी चीज को कैलकुलेट करते हो, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके एक बड़ा सा वैल्यू कैलकुलेट करते हो। आपको नॉलेज हमेशा छोटे से चीज का दिया रहेगा, उसकी मदद से आपको बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। मेरा टारगेट है, मेरा मिशन है कि मुझे एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना? मुझे पता ना लगाना है कि अगर 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक मैं ट्रैवल करते जाऊंगा, 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक ट्रैवल करते जाऊंगा, तो वो मुझे पता लगाना है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना? अगर मैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था तो टेंशन ही नहीं था मेरा। तो अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता तो मेरा टेंशन था ही नहीं। क्यों बोले टेंशन क्यों नहीं था? अरे आप डायरेक्ट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता। मगर मामला यहां अलग ही कुछ है। यहां पार्टिकल एक तो हो सकता है कि स्पीड बढ़ रही होगी, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो रही होगी, और अब उसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी? जैसे मान लो v इज इक्वल टू 3t, है ना? ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना ये चाह रहा है कि हर एक सेकंड में आपकी रफ्तार ट्रिपल 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 होती जा रही है। समझा?
अब ये क्या बोलना चाह रहा है, v इक्वल टू 2t+1, वो ये बताना चाह रहा है कि हर एक सेकंड में तुम्हारी रफ्तार डबल हो रही है और उसमें 1 ऐड हो रहा है, डबल हो रही है उसमें 1 ऐड हो रहा है, डबल हो रही है उसमें 1 ऐड हो रहा है। समझ रहा क्या ये? तो वो आपकी वेलोसिटी बढ़ कैसी रही है वो बताने के लिए एक इक्वेशन होगी जिसको अपन कहते हैं f(t), है ना, जिसको क्या कहते हैं f(t), ठीक है ना। अब वो वैल्यू मैं यहां डालूंगा और फिर उसका इंटीग्रेशन लूंगा मैं, और इंटीग्रेशन से मुझे जो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब होता है एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये एक बड़ा सा चेंज इन पोजीशन। dx का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या होगा, अ लार्ज चेंज इन पोजीशन। और एक लार्ज चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं अ डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, बिग डिस्प्लेसमेंट बोल दो अभी का, है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जाहिर बात है पिछली बार भी हम लोग ने d/dx के बाद कुछ इक्वेशन आई थी, मैंने लिखा था f(x) लिखा था, फिर हमने फॉर्मूले देखे थे कि ऐसा आया तो ऐसा बनेगा, वैसा आया तो ऐसा बनेगा, ऐसा आया तो ऐसा बनेगा। सेम खेल यहां पर फिर से लागू होता है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स हैं। यहां पे इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, इसको इंटीग्रल के हम लोग कहेंगे 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनिट और एक होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। नाम से ही पता चल रहा होगा इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स नहीं है। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स है ना कि भाई हाँ ये इतना इतना हमको मालूम है, फिक्स वैल्यूज होगी करके। इनडेफिनेट का मतलब होता है फिक्स नहीं है भैया, आप बढ़ा रहे, कहाँ तक बढ़ाएंगे पता नहीं है। बात समझ रहे क्या? इनडेफिनेट का मतलब उसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं थोड़ा सा अनलिमिटेड। आप बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, कहाँ तक बढ़ाएंगे इस चीज़ को लेकर आप फिक्स नहीं है। और डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, आपको एक फिक्स वैल्यू से फिक्स वैल्यू तक बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है। जैसे मान लो इस रॉड की लंबाई को बढ़ाना है, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये रॉड का शेप ऐसा ऐसा है जो पहले बताया था मैंने। इमेजिन कर लो कि यहाँ इसकी डायमीटर कम है और इसका डायमीटर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि देखो जैसे मैं 1-1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो इसका मास डबल डबल होते जा रहा है। तो मुझे इस रॉड का मास बताओ कितना होगा। तो अगर मैं बता देता हूं कि देखो इस रॉड की लंबाई आपकी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो जब मैं 0 से 10 सेंटीमीटर तक जाऊंगा, 0 से 10 सेंटीमीटर तक जाऊंगा, बात समझ रहे क्या, 0 से 10 सेंटीमीटर तक जाऊंगा, तो रॉड का मास कितना होगा ये पता लगाओ। रॉड का मास कितना होगा ये पता लगाओ। तो मैंने क्या करा बेटा, यहां पर एक लिमिट बता दिया आपको, यहां से यहां तक के अगर आप जाएंगे तो कितना मास आएगा ये बताओ, लिमिट बताया ना आपको। तो ये कहते हैं कि आपने डेफिनेट इंटीग्रल किया। और अगर मैं ये कहता हूं कि भैया मैं ये रॉड का मास पता लगाओ, ये रॉड की लंबाई बढ़ते जा रही है ऐसा ऐसा, तो पता लगाओ रॉड का मास क्या होगा। तो अब यहां पर अरे ये तो तुम बोल रहे बढ़ते जा रही, बढ़ते तो कहां तक जाएगी, तो इन्फाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो यहां पर आपका फिक्स है कि कुछ वैल्यू कि कहां तक है, ये रॉड की लंबाई कहां तक है, ये फिक्स बताया क्या मैंने, नहीं। पहले वाले में बता दिया था एग्जाम्पल में कि यहाँ से 0 से लेकर 10, अब थोड़े नहीं बता रहा हूँ मैं। तो वही बात होती है बेटा, जब आपको लिमिट बताई नहीं जाती कि आपको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जब लिमिट बताई जाती है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है, उसे कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेरिवेटिव से ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है और कोई खास नहीं है, बहुत ईजी है। विद प्रैक्टिस जब आपके सामने एग्जाम्पल्स आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। खैर चलो ठीक है, मगर इनके दोनों के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सेम है। और ज़्यादातर हम जो देखने वाले हैं, अच्छी बात यह है ज़्यादातर हम जो देखेंगे 90% जो देखेंगे हम लोग यही देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल कभी कभार एक आध में आ जाता है, थोड़ा बहुत एक आध न्यूमेरिकल में, थेरी में आ जाता है, मगर ज़्यादातर जो आप देखेंगे 90% डेफिनेट इंटीग्रल ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके फिर सबसे पहले हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल पे रहेगा। देखो बेटा बिल्कुल पहले की तरह इसके फिर से फॉर्मूले आएंगे। चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ले लेता हूँ सब कुछ। तो मान लो कि पहला फॉर्मूला जो मैं ले रहा हूँ, आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ dx आया है। आपके सामने क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। कि dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन आता है x प्लस सी। यहाँ पर c जो है ये होगा आपका
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर आपसे कहा किसी ने, अगर मान लो इस dx के साथ कांस्टेंट के अंदर या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आ रहा है तो क्या, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आ रहा है तो क्या, तो कुछ खास नहीं, आप कहेंगे वो बिल्कुल पहले की तरह, जो भी कांस्टेंट होता है वो कच्चा नींबू होता है, उसको छोड़ दो बाजू में, हटा दो वहाँ से, उसका कोई काम नहीं। ए को मैंने बाजू में किया और अब dx पे फोकस किया। फिर से मैंने याद किया कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x प्लस सी, तो मैं बोलूँगा फिर भैया वो हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस सी। सी म्हणजे काय है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलो। नहीं, बस ये a को साइड में रख दिया अपन ने और कुछ नहीं किया। नीचे कहाँ आया, देखो ये a ऐसा था, a इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, वही a को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और बचा कौन, dx, उसका इंटीग्रेशन क्या होता, x, ये रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता, x प्लस सी, ये a उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब एक और जैसा देखो, इसी के एग्जाम्पल्स देख लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स क्या आएगा, तो ये आएगा 3x प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू डी एक्स क्या आएगा, तो 1/2 x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 इंटू डी एक्स क्या आएगा, 3/2 x प्लस सी। आया समझ में। अब इसी तरह से तीसरा वाला आएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला आता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये प्लस सी ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। गौर से देखो अच्छे से, क्या है यहाँ पर, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो भी पावर रहेगा उसको न्यूमरेटर में ऐड करो, है ना, यहाँ पावर को ऐड करो और नीचे डिनोमिनेटर भी उस वैल्यू को ऐड करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डी एक्स क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3, अरे x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, है ना, तो वेरी सिंपल वो क्या बनेगा, x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आया समझ में। फिर इसी तरह से आप पता लगाओ कि ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx क्या आएगा, क्या आएगा, x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, है ना। अच्छा मुझे बताओ इकलौता इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आएगा, x है, सिर्फ x है, तो उसका क्या आएगा, अरे x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, अरे x अकेला है तो उसका पावर क्या है, तो फिर भैया उसको 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 करेंगे ना, तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आए। चलो अब इसी तरह से इस पर बेस्ड है फोर्थ रूल, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स रेज टू पावर n dx, है ना। जैसा कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई एक कांस्टेंट आ जाए तो क्या, तो भैया सबसे पहले तो a को बाहर कर, हाँ जी। अब आगे क्या, फोकस करो x रेज टू पावर n पे, तो फिर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, है ना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स, देखो 3 जैसे कि वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। फिर आगे का कैलकुलेशन क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी। आया समझ में आपको, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
मान लो 3 मल्टीप्लाई बाय या 3/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब डी एक्स। पहले तो 3/2 को करो बाहर, 3/2 को करो बाहर, एक्स क्यूब डी एक्स। अच्छा अब बताओ क्या आएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4। तो 3/2 जैसी के वैसी रहने दो, एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो फिर भैया वो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 प्लस सी। देखो देखो बेटा, 3/2 को करा बाहर, एक्स क्यूब डी एक्स का एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4, वो 4 और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, वो हो जाएगा आपका 3x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 प्लस सी। आएगा समझ में आपको? तो वेरी सिंपल, हमें ये पता चला कि देखो क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस एग्जाम्पल में कर लूँ, तो जैसे कि उसने मुझसे कहा कि भाई पता लगाओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मुझे क्या रहेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा। जैसे ये इक्वेशन पकड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, v = 3t, कि लगातार टाइम जो है, सॉरी लगातार जो वेलोसिटी है 3 गुना बढ़ते जा रहा है, हर एक सेकंड के साथ 3 गुना बढ़ते जा रहा है। तो पता लगाओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, है ना, वेलोसिटी की इक्वेशन है मेरे पास, मैं वो डाल दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ 3t इंटू डी टी। समझा क्या? वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने डाल दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx को अपन लिख सकते हैं डेल्टा x। बोले ये कैसा? अरे dx क्या होता है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, डेल्टा x क्या होता है, लार्ज चेंज इन पोजीशन बोल दो आप, ऐसा है ना। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx को लिख सकते हैं डेल्टा x। अब आगे क्या, फिर रूल लगाओ, 3t² अपॉन 2 प्लस सी, है ना, 3t² अपॉन 2 प्लस q। देखो वही रूल है ना, फॉर्मूला है कि नहीं, 3 बाहर करो, t का क्या होगा, t² अपॉन 2, है ना, प्लस सी। अब ये तो कैसा है, पहली बात तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसीलिए पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, है ना। आपको एक लॉजिक आंसर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, अरे सर नंबर आना चाहिए था ना कुछ, है ना, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट है, अनलिमिटेड पोर्शन के लिए इसने बताया हुआ है। अब अगर सपोज के अंदर मैं इसमें लिमिट्स असाइन कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, 0 सेकंड से लेकर 100 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जब वो लॉजिक वैल्यू डालूंगा, जैसे ये एग्जांपल मैं वापस से डेफिनेट इंटीग्रल में लूंगा, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि भैया हाँ ये आंसर ऐसा आया था, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल ज़्यादातर हम लोग थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल ज़्यादातर हम लोग थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं, मगर न्यूमेरिकल्स में हम लोग ज़्यादातर 99% डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं, उससे लॉजिक आंसर सामने आ जाते हैं आपके। हाँ बोलो, अभी वहाँ पर किए ना अपन ने बेटा, एक यही तो एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्स का क्या इंटीग्रेशन हो रहा था, x² अपॉन 2, तो x के जगह t है ना, 3 तो नंबर है ना सादा मल्टीप्लिकेशन में, उसे इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे ना आप, जैसा ये कहाँ गया वो सॉल्व, कहाँ आगे ये है ना। तो देखो 3 को बाहर करेंगे, t का इंटीग्रेशन लेंगे, तो क्या आएगा, t² अपॉन 2 प्लस सी। आई क्या बात समझ में आपको, है ना। तो खैर अभी एक काम करो आप, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप पहले फॉर्मूले लिखने हैं, फिर आखिर में कुछ मैं लॉजिक बहुत आखिर में, जैसे जब डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा तब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके बताऊंगा कि हाँ ये कैसे यूज़ किया गया करके। अभी मैथमेटिकल फॉर्मूले लिख लो, तो आप हेडिंग डालो इंटीग्रल, रफ लिखो क्योंकि नोट्स में पूरा डिटेल आ रहा थेरीज का, अभी रफ नोटेशन करना है आपको। इंटीग्रल लिखे, इंटीग्रेशन लिखो, फिर टाइप्स ऑफ इंटीग्रल डालो, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ट्री डायग्राम बनाओ, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। फिर बाद में हेडिंग डालो,
इंडेफिनेट इंटीग्रल, और ये फॉर्मूले लिखते चले जाओ विथ एग्जांपल्स। फॉर्मूला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या आपको ग्रुप पे मिल गया नोट्स वेक्टर और कैलकुलस का? उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। असल में लॉग दो टाइप के होते हैं, दो तो नहीं और भी ज़्यादा होते हैं, बट हम लोग जो देखते हैं बेसिकली इसको कहते हैं लॉग टू द बेस 10। एक होता है लॉग टू द बेस ई। तो लॉग टू द बेस ई को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग। तो इंटीग्रेशन से आने वाला जो लॉग रहता है वो असल में नेचुरल लॉग होता है ना। ये आगे जाके आप जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। पीडीएफ में डाल दिया ना अभी का पीडीएफ में यूज़ करो, और जो लिखाया है ना वो ज़्यादा आपके लिए वो बेटर है इससे ज़्यादा। और कुछ एग्जाम्पल्स है उसमें, शायद आपको अटक सकते हो उसके अंदर, उसमें मत जाना। वो जेई वालों के वास्ते डाला था मैंने, नीट वालों के लिए तो वो लेवल के एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए। हुआ बेटा?
चेयर दे बेटा। हुआ? तो इधर जैसे कि आप देखेंगे 1/x उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस सी, मगर log बोले तो कौन सा log? log टू द बेस e, जिसको आप नेचुरल log भी कह सकते हैं, है ना। हालांकि ये log मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको कैलकुलस के बाद मतलब इंटीग्रेशन के बाद बता दूंगा log क्या है। और a/x मतलब वही, अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो क्या, तो भाई अब उसको, अरे हाँ इसमें तो a लिखा ही नहीं मैंने, हाँ तो फिर ये क्या हो जाएगा a इंटू लॉग ऑफ x प्लस सी, तो अच्छे से लिख देते हैं a इंटू लॉग ऑफ x प्लस सी। फिर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी, ये तो आप भी कर सकते हैं। रूट x को क्या लिख सकते हैं x का पावर 1/2, हाँ या ना। रूट x को मैं x का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ओके। रूल के हिसाब से क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है अपना, x का अगर कोई पावर रहा तो क्या करो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, फिर ये क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा 3/2, 2 चला गया ऊपर, 2/3 x का पावर 3/2। देखो फॉर्मूला बन के आया, नहीं समझा? अरे 3/2 यहाँ काट के 3/2 के बाद ये 3/2 है ना, x का पावर, रूल क्या कहता अपना, x का पावर n रहा तो क्या लिख सकते, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, करेक्ट। तो x का पावर 1/2 को क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अच्छा 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, 2/2 नहीं होता, हाँ नहीं तो बोलेंगे सर कैसे कर रहे हैं आप सॉल्व, आपको आता ही नहीं कुछ भी। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 2, 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये मत करना रे भाई ये मल्टीप्लिकेशन में होता है डायरेक्ट, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो भैया 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, है ना। अच्छा कैसा आया ये, अरे ठीक है रे भाई वो भी बता देता देखो। तो 2 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3/2 है ना। तो भाई x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब एक रूल याद रखो, a अपॉन b बाई सी, सी चले जाएगा ऊपर, a इंटू सी अपॉन बी। तो भैया उस हिसाब से 3/2 का 2 चले गया ऊपर, 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। साइन x का क्या होगा माइनस कॉस x, कुछ याद आया, साइन x का प्लस कॉस x होता था, कॉस x का माइनस साइन x होता था, यहाँ उल्टा है। साइन x का क्या होगा माइनस कॉस x और कॉस x का क्या होगा प्लस साइन x, है ना। ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना। आप अगर मान लो जो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आई है, जैसा cos x का sin x होता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, sin x का माइनस cos x होता है। अगर माइनस cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा प्लस sin x होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मगर माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस sin x, है ना। ये देख 1/x का, देख log x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा 1/x, है ना। ये सब ऐसे उल्टे आए हुए सब। खैर अब ये देखो e रेज़ टू पावर x तो बेचारा ऐसा था, कुछ भी टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ का वो, है ना। तुम डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, हम जहाँ हैं वहीं हैं। तुम कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, हम पढ़ने वाले नहीं हैं। e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x प्लस सी, आया समझ में।
ठीक है, नोट कर लीजिए ये वाले भी। एक मैथमेटिक्स वाले सर को बोल देंगे थोड़ा लेक्चर लेने का। ए मैथ्स का इंटीग्रेशन जब चालू होगा ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथ्स का, आई वुड रिकमेंड कि आप वो लेक्चर अटेंड करो सुबह में, है ना। सुबह में कब से टाइम हो रहा है उसका? 8:30 से 9:30, है ना। प्रोबेबली आगे जाके 10 तक जाएगा शायद से वो। तो जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के पार्ट्स चालू होंगे, अभी क्या चल रहा? कॉम्प्लेक्स नंबर अभी काम करनी है अपने को। तो जब वो पार्ट चालू होगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैथ्स का लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि जो मैथ्स का डिटेल में हो सकता, मैथ्स के लेक्चर में बहुत ज़बरदस्त डिटेल में होता है चैप्टर, है ना। वो इतना फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं होता। LN नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। ये वाला ना एग्जाम्पल है वह। टाइम के बारे भाई जान दे। फिर वो ग्रेटर फंक्शन वाला मुझे लेना था, वो मैं कल लेता हूँ, क्योंकि सम ग्रेटर फंक्शंस मुझे और थोड़ा टाइम लगेगा उसको। हार्डली 3 दिन 4 दिन। आज का तारीख क्या है? 21। पप्पा मतलब मुझे ये महीने में ग्राफ सब कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम अगस्त से स्टार्ट करना पड़ेगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैं इंशाल्लाह अगस्त से ही तुम्हारा टाइम बढ़ा दूंगा, 1.5 घंटा का डालता, क्योंकि मेरे को स्पीड बढ़ाने का है ना। प्रोबेबली अगस्त से 1.5 घंटा टाइम का डालूंगा, है ना। 9:30 बजे से आ जाना तुम लोग ने, 9:30 से खींचेंगे पूरा, है ना। मैं बोलूँगा जब, फिर 1.5 घंटा हो जाएगा सेशन। ज़पाज़प पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले तुम्हारा फिर वो भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, बेसिक वाला। भैया बेसिक वाला मंडे से चालू होगा, बेसिक वाला मंडे से इंशाल्लाह। तब तक की निपटा देता ये सब कुछ मैं तुम्हारा। चलिए आप लिखिए, बाकी कल डिस्कस करेंगे और डिटेल में। हाँ 1 मिनट आ रहा।